जब हमले हुए तो सबसे ज्यादा हमले किन देशों पर हुए, तो बोले गल्फ देशों पर। 83% हमले टोटल जो रिटेलिएशन में ईरान ने किए, वो 17% इजराइल पर थे, बाकी 83% जीसीसी देशों पर थे। ये जितने भी कतर, बहरीन, सऊदी, यूएई, ओमान, कुवैत, इन सब देशों पर हुए थे। ठीक है, इतना ही नहीं, इनका सबसे जरूरी जो पैसा कमाने का साधन है, या तो वो तेल की बिक्री है या टूरिज्म है। तेल की बिक्री को रोक दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक करके, और टूरिज्म को रोक दिया गोला बरसा करके। इससे इन्हें जो नुकसान हुआ उसका आंकड़ा देखो, प्रतिदिन 17 मिलियन बैरल तेल जाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रुक गया। आंकड़ा बताता है कि लगभग इन 6 देशों को $2.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है इस पूरी जंग के दौरान। टूरिज्म की तो बात ही मत करिए, जहां 1 और 2024 के अंदर अगर आप आंकड़ा देखेंगे कि टॉप 10 दुनिया के अंदर टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन सी रही, तो अब 6ठे नंबर पर सऊदी अरेबिया, क्योंकि यहां पर मक्का मदीना है, और 8वें नंबर पर यूएई का नाम आता है। जिन देशों ने दुनिया का इतना टूरिज्म पाया हो, जो टूरिज्म से बढ़िया बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हो, उन देशों के टूरिज्म को इन हमलों ने बुरी तरह हिट किया। इसके चलते टूरिज्म पूरी तरह से धराशायी हुआ। आप सोचिए कि यूएई की जीडीपी में 10.6% केवल टूरिज्म का योगदान है। बहरीन की जीडीपी में 10.6% जो योगदान है वो टूरिज्म की वजह से आता है। इस तरह की हरकतों ने इन देशों की तरफ टूरिस्ट का आना रोक दिया। अमेरिका ने इन लोगों का इतना नुकसान करवा दिया कि जब वो ईरान को बोला कि तुम्हें $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिलवाएंगे, हमें लगता है इन्हीं देशों से दिलवाएंगे, और ये कहकर दिलवाएंगे कि देखो भाई, जब तुम इतना बड़े बन गए हो, ईरान तुम्हारे यहां पर नुकसान करने आएगा तो वैसे ही बहुत नुकसान हो जाएगा, बेहतर है कि अभी पैसा देकर के मुक्ति पाओ। ये सारी चीजें, युद्ध से 80% ऑक्यूपेंसी जो पर्यटन की पहले जो हुआ करता था होटल्स के अंदर, युद्ध के पहले 80% तक होटल भरी रहती थी यूएई के अंदर, अब 10% ऑक्यूपेंसी चल रही है। प्राइजेस हैं वो बढ़ गए हैं, फ्लाइट की 30%, 30,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इन सब को करने वाला कौन? अमेरिका। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को धमकाने लग रहे थे कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन को नहीं बनने देंगे, कोई टारगेटेड का, भाई ऐसा समझिए कि ऐसा तो हुआ नहीं था कि अलकायदा ने उठा करके अमेरिका पर हमला कर दिया हो, चलो अब तो बदला लेने जाना है। बदले का कोई कारण ही नहीं था। ईरान ऐसा कोई हमला किया ही नहीं जिसकी वजह से उस पर हमला बोला जाता। लेकिन ट्रंप को इजराइल बार बार कन्विंस करके चल रहे थे कि हमें ईरान पर हमला करना है। अब ईरान पर हमला करना है तो ट्रंप को क्या बेचा गया होगा कि देखो सर, अगर आप हमला करने चलोगे ना, आपको और पैसे मिलेंगे, आप तो फाइनली फायदे में रहोगे। ये देश बार बार जाकर ट्रंप को मना करके आते। आपको याद है शुरुआत में भी ऐसा माहौल बन गया था जिसमें जीसीसी कंट्रीज ने कहा हम अपने बेसिस को यूज नहीं करने देंगे, अगर आप हमला करेंगे तो वो हमसे बदला लेगा। उसके बावजूद भी, ये तो कटिंग्स है ना, अपन ने तो चर्चा की है कि गल्फ के देशों ने, टर्की ने, इन सब ने आज से 5 महीने पहले मना किया था कि सर हमला मत करो। 15 जनवरी की कटिंग है, ये सब जाकर के मना करे थे ट्रंप से कि रहने दो साहब। इवन इन्होंने, खमनेई साहब ने उस समय यह कहते हुए कह दिया था कि देखो, अगर आपने हमला किया हम पर तो हम बदला इनसे लेंगे। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन फिर भी यूएस और इजराइल ने हमला किया। इसका मतलब यूएस इजराइल का ईरान पर हमला कुछ आगे की सोच करके था। मतलब जो इन लोगों ने ट्रंप की यात्रा पर 2025 में $1 ट्रिलियन दिए थे ना ट्रंप को, इवन हवाई जहाज तक दिया था। $1 ट्रिलियन सऊदी की तरफ से, कतर की तरफ से दिए थे। कतर ने तो भाई साहब इनको हवाई जहाज तक दिया था। ये रहा हवाई जहाज। अमेरिका ने हाल ही में इसको लॉन्च करते हुए दिखाया है एयरफोर्स 1 के नाम से, कि ट्रंप के अब बेड़े में एक एयरफोर्स 1 और शामिल हो गया। कतर से तो गिफ्ट में लेके आए थे पिछले साल, तो वो वाला हवाई जहाज भी। मतलब इन लोगों के पास इतना पैसा था कि ये लोग अमेरिका को पहले पैसे दे करके खुद को अमीर महसूस कर रहे थे, ये कहते हुए कि चलिए आपको हमने दान दिया, गिफ्ट दिया। अमेरिका ने कहा सुनिए, ये जो पैसा लेके जा रहे हैं ना, ये आपकी सुरक्षा का पैसा है, आपको भविष्य में पता चलेगा क्यों दिए हो आप। लेकिन अगर गलतफहमी है तो चलो मैं करके तोड़ के दिखाता हूं। तोड़ दिए साहब। अब आए मार्को रूबियो, आकर के पहुंचे हैं, इन लोगों को समझाने लग रहे हैं कि चिंता मत करिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम हैं। आते ही पहले ढांढस बंधा रहे हैं, चिंता मत करिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे मित्र की तरह भूमिका निभाई, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग जिस तरह से करेज और रेजिलियंस के साथ खड़े रहे और अपना कमिटमेंट दिखाते रहे, यह दर्शाता है कि आप बहुत आगे जाएंगे। असल में यूएई और अमेरिका के बीच में, या फिर इन गल्फ देशों और अमेरिका के बीच में ज्यादा व्यापार नहीं होता है। व्यापार होता है डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का, यानी कि बायलैटरल ट्रेड के नाम पर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं। अगर हम यूएई की बात करें तो वो $50 बिलियन के आसपास का व्यापार 2024 में किया था अमेरिका के साथ। लेकिन
गल्फ देशों के लिए मतलब, लेकिन हॉर्मुज में या इस पर्शियन खाड़ी में बड़ा बेस देकर अमेरिका को चल रहा था। अल दफरा एयरबेस आबू धाबी के अंदर यूएई का जो बेस है उसमें यूएस फोर्सेस थी, और ऐसे ही जबेल अली जो पोर्ट है, जो पोर्ट बंदरगाह जो है, उसके ऊपर भी अमेरिकी नेवी डटी हुई थी। तो ये इस तरीके से अपने यहां पर 3,500 से 5,000 सैनिकों को रोक कर बैठे थे और उनके लिए इस तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहे थे। अभी आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी, मैंने भी आपके साथ साझा की थी कि यूएई भारत से ब्रह्मोस और आकाश तीर चाह रहा है। तो अमेरिका को लगा कि यार ये लोग कहीं इधर उधर छटक ना जाएं, अब तो चलो भेजो रूबियो को, जाओ बेटा रूबियो, जाकर समझा कर आओ कि वहां पर उन लोगों को बताओ कि देखो भागना नहीं है, हम मरवाए थे आप लोगों को, लेकिन अब सुरक्षा के नाम पर कहीं जाकर पता चले चाइना को आप अपने सरपरस्ती में ले कि सब अब हमारी रक्षा आप करिएगा। इस प्रकार से मार्को रूबियो को भेजा गया है कि जाओ शाबाशी दो कि बहुत बढ़िया युद्ध लड़े आप हमारे साथ और अब हम आपके लिए आ गए हैं। कुल मिलाकर के जिस तरह से यूएई डाइवर्सिफाई कर रहा है चीजों को, कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि ये हाथ से सरक तो नहीं जाएंगे, हम बिसात बिछाए कहीं और तो इस मैदान पर नहीं खेल जाएगा। खैर, एक मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं जिसे आपको निश्चित ही नोटिस करना चाहिए। असल मायने में 2021 से 25 के दौरान दुनिया के अंदर जो कुल हथियारों की बिक्री हुई ना, उसका 42% हिस्सा केवल अमेरिका के पास था। मतलब दुनिया में जितने वेपन बेचे गए, सबसे ज्यादा हिस्सा किसने बेचा दुनिया में? अमेरिका ने बेचा। 42% वर्ल्ड के अंदर टोटल जो एक्सपोर्ट था उसका। उसके बाद फ्रांस, रशिया, जर्मनी, चाइना, इटली, इनके नाम आते हैं। लेकिन खरीदारों में अगर आप ढूंढेंगे तो सऊदी अरब का नाम सबसे ऊपर आएगा, और आप देख पाएंगे कि अमेरिका हथियारों का व्यापार करता कैसे है। देखो, सऊदी को डर बिठा रखा है ईरान का, जापान को डर बिठा रखा है नॉर्थ कोरिया का। इस तरह से अगर आप उठाकर टॉप 10 कंट्रीज देखें, सबको अमेरिका ने किसी ना किसी का डर दिखा करके हथियार बेचे हैं। डर घटने का आंकड़ा कैसे आया? सिपरी की रिपोर्ट में, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च की रिपोर्ट में क्या आया कि 2016-20 की तुलना में, 16 से 20 की तुलना में 21 से 25 के बीच में मिडिल ईस्ट देशों ने 13% कम हथियार खरीदे थे। मतलब ये जो आंकड़ा आपके सामने है, ये भी तुलनात्मक रूप से बीते 5 साल की तुलना में कम था। तो बोले तुम्हारी इतने दिमाग में शांति कहां से छा गई? मैं तुम्हें सिखाता हूं युद्ध क्या होता है। और फिर भाई साहब 13% डिक्लाइन का नतीजा यह हुआ कि इन पर युद्ध थोप दिया गया, और आज परिणाम यह है कि ये जो गल्फ के देश हैं ये उठाकर अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। 54% तक केवल अमेरिका से खरीद रहे हैं। मतलब इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इजराइल भी हथियार अमेरिका से खरीद रहा था, गल्फ भी हथियार अमेरिका से खरीद रहे थे, और दुनिया में अकेला 42% वेपन एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। तो ट्रंप बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने बढ़िया से देख लिया पैसा है आपके पास, पहले प्यार से लेंगे और फिर जबरदस्ती लेंगे, और वो लेकर के यहां से बढ़िया पैसे गए। यहां से निकले साहब रूबियो, आकर दूसरे देश में पहुंचे, कुवैत में एंट्री होती है। यहां पर भी साहब जाकर श्रद्धांजलि देते हैं कि चलो आपके यहां पर जो लोग मरे उनके लिए हमारी सांत्वना सहानुभूति है। व्यापार ज्यादा नहीं है, कुछ बिलियन डॉलर का, 7.8 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार है। लेकिन कुवैत में अमेरिकी सेना के जो बेसिस हैं उसमें कम से कम 13,500 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। आप पूछेंगे वो यहां क्या कर रहे हैं? इन लोगों को यह बता रखा है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले वेलेस्ली की इंडिया के अंदर संधियां हुआ करती थी बहुत से राजाओं के साथ, सहायता संधि के नाम पर, कि दूसरा राजा आप पर हमला करेगा तो हमारी सेना आपको बचाएगी, और इस तरह से उसने सबको अपना गुलाम बना लिया था। बिल्कुल इन गल्फ देशों के साथ अमेरिका ने वही कर रखा है। सब देशों में अपने बेसेस बना रखे हैं कि तुम्हारी ऊपर अगर ईरान हमला करेगा तो हम तुम्हें बचाएंगे, और आज उस ईरान से जाकर खुद दोस्ती कर लिए, जाकर के उसके साथ डील कर लिए कि सुनो अब इनको आप ही देख लेना जो करना है। तो कुवैत जो है वो अपने यहां पर 13,000 अमेरिकी सैनिकों को खुद की सुरक्षा के लिए बिठाकर भी फिर मार खाया। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, अमेरिका तो अमेरिका है। इसके बाद ये यहां से निकलते हैं, बहरीन पहुंचते हैं। बहरीन को भी यही समझाते हैं कि सुनिए आपके साथ हमारा व्यापार तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हमारे यहां पर बड़ी फोर्सेस रहती हैं और उनके साथ आपका और हमारा व्यापार चलता रहता है। कुल मिलाकर के इन सबसे मुलाकातों के बीच फिर ये यहां से निकलते हैं और मुलाकात बहरीन में जीसीसी के बाकी सभी विदेश मंत्रियों को बुलाकर करते हैं। बुलाते हैं जीसीसी के अंदर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन सब के विदेश मंत्रियों को, और उनके साथ आज ही ये बैठक करते हैं और उनको समझाते हैं कि सुनो हमने ईरान से क्या डील की है। इन सब ने पूछा कि सर अब तो हमला नहीं होगा। अरे नहीं, हमने साफ कह दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी की बपौती नहीं है, खुला रहना चाहिए। बोले सर वो ओमान तो राजी था ईरान के साथ। बोले नहीं नहीं, वो हमारा ही साथ है, सब कुछ हमारे साथ है। इन सब के साथ बातचीत होती है। रूबियो सब देशों को भरोसा दिलाते हैं कि ईरान अब आप लोगों को नहीं मारेगा, हमने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। रूबियो बकायदा इन सब देशों में शांति की बात भरते हैं, डरिए नहीं, हमने ईरान से आप लोगों की सुरक्षा के लिए बात कर ली है, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। रूबियो के इन सवालों के जवाब से देखकर यह साफ लग गया था कि अमेरिका ने इन देशों को ईरान के सामने बहुत छोटा कर दिया है। इतना छोटा कि ये देश अब भविष्य में निश्चित ही
अपने भविष्य को लेकर के दूसरे राजा की तलाश में रहेंगे। अगर ट्रंप की नजर में G2 कंट्रीज में चाइना एक बड़ी ताकत बन रहा है तो निश्चित ही ये देश अपनी सुरक्षा में चाइना का रुख करते हुए देखे जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका हाथ अमेरिका ने पकड़ा हो उसके वो मित्र रहें, ये क्या गारंटी है, ये आप जरूर बताइएगा।